हाय एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है और उसमें हम देखेंगे कि कैसे फिस्कल डेफिसिट को सेंटर में रख के ये बात बोली जा रही है कि अभी जो आने वाला बजट है उसमें हमें कुछ ऐसे पॉलिसीज़ अडॉप्ट करने होंगे सो दैट हमारा फिजिकल डेफिसिट कम हो। तो इसमें बहुत सारे आपको टर्म्स मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप जिनकी फ़ोटो देख पा रहे हो ये विवेक देबरॉय हैं। ठीक है, ये इनका इनकी स्पेलिंग ही यही है, मैंने गलत नहीं लिखा है। ठीक है, और मैं मुझे बताना ये था आपको कि ये जो ऑफिस है ना, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। कहीं कहीं आपको दिखेगा कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, नेक्स्ट आपको ये जो है काउंसिल, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। फिर आपको बहुत बार ये भी सुनने को मिलेगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। अब इस सब में क्या डिफरेंस है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है। चलो मैं एक एक करके समझाता हूँ पहले कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो ये जो सबसे पहले वाला था ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, आपने अगर ध्यान दिया होगा, एक इंडेक्स है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, राइट, वीडियोज़ के थ्रू। तो WPI को कंपाइल करने का काम जो होता है ना, वो इन्हीं का होता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखना, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ओके, इसी की एक डिपार्टमेंट है DPIIT। तो इसके साथ मतलब इसी के थ्रू ये सारा काम होता है कंपाइलेशन का। पहला हो गया। सेकंड जो है ना, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जो कि आज आप आर्टिकल में देख पाओगे। तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक बोल सकते हैं कि काउंसिल है जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। प्राइम मिनिस्टर को अलग अलग इकोनॉमिक टॉपिक्स हो गए या फिर कोई कोई इकोनॉमिक इशू है, तो उस पर एडवाइस करने का काम इस काउंसिल का होता है। तो ये सीधे सीधे PM को रिपोर्ट करता है, इसका किसी मिनिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये यहाँ पे आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता, ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। अब ये जो काउंसिल है इसके चीफ हैं विवेक देबरॉय, ठीक है, या फिर चेयरमैन उसके विवेक देबरॉय हैं। फिर इसमें लास्ट है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो आपने हर साल सुना ही होगा कि इकोनॉमिक सर्वे आता है, राइट। तो ये इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करने का काम होता है इनका, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो मैंने सोचा कि आर्टिकल को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अब ये हो सकता है एग्जाम में कुछ इससे रिलेटेड पूछ ले, तो आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि कौन किसके अंडर आ रहा है। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल को समझने के लिए दो यहाँ पे कीवर्ड्स, ये आपको कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज़रूरी हैं। हालांकि हम FRBM एक्ट के ऊपर भी बात कर चुके हैं पहले, फिर भी मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे समझाऊंगा कि क्या होता है। सबसे पहले हम आते हैं फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी का मतलब ये होता है, आपने मॉनेटरी पॉलिसी का भी नाम सुना होगा। तो इसी के थ्रू चलो मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि दोनों क्या क्या होते हैं, इनकी मीनिंग क्या है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मॉनेटरी पॉलिसी को RBI देखती है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आई एम श्योर आपने इसके बारे में भी सुन रखा होगा बहुत बार। ओके, फिजिकल पॉलिसी में ये होता है बेसिकली कि जो गवर्नमेंट की इनकम है, ठीक है, या फिर ऐसे बोल लो कि रिसीट है, तो रिसीट और एक्सपेंडिचर, इन दोनों को बैलेंस करने का काम होता है। इसको किया जाता है फिजिकल पॉलिसीज़ के थ्रू। कि किस ईयर, जैसे मान लो कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम पे लोगों की इनकम बहुत रिड्यूस हो गई थी। तो उस केस में गवर्नमेंट को अपनी अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ानी पड़ी सो दैट लोगों के पॉकेट पे ज़्यादा लोड ना आए, ठीक है। तो इनकम या फिर रिसीट और एक्सपेंडिचर, ये दोनों को बैलेंस करने का काम होता है थ्रू फिजिकल पॉलिसी। अब इसमें रिसीट कैसे आएगा? तो रिसीट हो सकता है टैक्स के थ्रू है। मैं और आप या फिर आपके फैमिली में अगर कोई टैक्स पे कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट के लिए इनकम है, राइट।
उसी इनकम को यूज़ करके गवर्नमेंट फिर खर्चे भी करती है, जैसे रोड्स बनाने हो या फिर डैम्स बनवाने हो। तो रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों को बैलेंस करने का काम हो गया फिजिकल पॉलिसी का। तो अब हम आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी में हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइमरली जो इंटरेस्ट रेट्स है, ठीक है, या फिर आप बोल लो पॉलिसी रेट्स है, पॉलिसी रेट्स हैं, तो उसको मैनेज करने का काम होता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब सुनते होंगे, तो वो सब आता है अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब कि जब भी आरबीआई ये चाहे कि मार्केट में जो प्राइस लेवल्स हैं, प्राइस लेवल से मीनिंग क्या होगी यहाँ पे, इसकी मीनिंग है इन्फ्लेशन। तो अगर मार्केट में प्राइस लेवल को मैनेज करना हो, बैलेंस करना हो, बढ़ाना घटाना हो, तो वो होता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसका इन्फ्लेशन हैंडलिंग में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, डिफरेंस आपने समझ लिया। तो ये होती है फिजिकल पॉलिसी। अब आते हैं एफआरबीएम एक्ट क्या है फिर। तो मैंने जैसे बताया आपको कि फिजिकल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों में बैलेंस बना रहे। ठीक है, किसी साल अगर मान लो कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने वाली है, जो कि कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट को पहले ही पता चल गया था, जब लॉकडाउन लगा है मार्च में 2020 में, तो उसी टाइम पे गवर्नमेंट को पता चल गया था कि इस साल हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, राइट। तो मान लो एक एक दो साल खर्चे अगर बहुत ज़्यादा हो भी गए, तो गवर्नमेंट के पास ये प्लान होना चाहिए कि 2-3 साल के बाद उसको कैसे फिर रिड्यूस करना है। मतलब कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाए अगर, तो अगले 2-3 साल में फिर इसको कैसे मैनेज करना है। तो उस केस में जो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स है, उसमें खर्चे थोड़े से कम करने होंगे एंड कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि रिसीट बढ़े। ठीक है, यही काम होता है फिजिकल पॉलिसी में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाए और वो फिर कंट्रोल ना हो। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, मतलब कि अगर अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, रिसीट कम आए, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट। अब 1994 में मनमोहन सिंह उस समय फिनांस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में ये बोला, और मतलब उसी के बाद ये सब स्टार्ट हुआ है एक्चुअली। तो एफआरबीएम एक्ट जो 2003 में आया है, इस पे आने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं उसका। तो उस समय जो फिजिकल डेफिसिट थी गवर्नमेंट की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। ऐसा आइडियली होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको याद होगा कि 1993 में रिफॉर्म्स हुए थे। तो रिफॉर्म्स में क्या था कि बहुत सारे कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया गया था, गवर्नमेंट ने अपने एसेट्स डाइल्यूट किए। तो गवर्नमेंट के पास रिसीट ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे और भी रीजंस हैं, लेकिन आपको याद ये रखना है कि फिजिकल फिजिकल डेफिसिट की प्रॉब्लम उस समय होनी स्टार्ट हो गई 2003 में। 2003 इसमें एक एक्ट लाया गया जिसका फुल फॉर्म है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अब इसके थ्रू ये बात बोली गई कि हमें फिजिकल डेफिसिट को अब कंट्रोल करना होगा। और कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये बोलते हो कि हमें कंट्रोल करना होगा, तो ये बहुत वेग टर्म है। तो उस केस में एक टारगेट सेट किया गया जो कि एक्ट में लिखा हुआ है, वो है 3%। मतलब कि जो फिजिकल डेफिसिट है, दैट इज एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट, दैट शुड बी मैक्सिमम 3% ऑफ द टोटल जीडीपी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो वो होगा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, 3%, मैक्सिमम 3%। अब इसमें क्या हुआ कि रखा ये गया टारगेट कि बाई 2007 एंड 8, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा था, उस समय ये 5-6-7% के आसपास था, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है अभी, लेकिन 5 to 7% के बीच में उस समय रहता था जब ये एक्ट आया था। तो बोला ये गया कि बाई 2007 एंड 8 हमें 3% के डेफिसिट के टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बार बार इसको डिले किया गया। 2007-8 आ गया, लेकिन तब तक भी हम बहुत ज़्यादा पीछे थे, तो ये टारगेट उस समय अचीव हुआ ही नहीं। इसको बहुत बार डिले किया गया। एक ऐसा टाइम था, वो टाइम था 2020 का, मतलब कि 1920 का। उस समय ये फिगर रिड्यूस होकर 3.4% हो गया था। तो रिसेंट ईयर्स में अगर आप इस एक्ट के आने के बाद के टाइम को देखो, तो 3.4% फिजिकल डेफिसिट ये हमारा मिनिमम था, जो कि आया था 2019-20 में। अनफॉर्चुनेटली इसी साल के एंड तक कोविड का, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, उसके बाद इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा। तो ये नंबर जो है ना, ये हो गया था 9.5% के आसपास। मतलब कि 3.4% हम ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँच चुके थे, 3% पे। बट कोविड की वजह से ये नंबर फिर से शूट अप हो गया।
और उसके बाद अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये और ज़्यादा डाउन जाए, ठीक है। तो इसी साल 2021 के बजट में एक प्रोविज़न लाया गया। वो प्रोविज़न एक्चुअली था पहले से, एफआरबीएम एक्ट जो है ना, उसमें एक प्रोविज़न है जिसको बोलते हैं एस्केप क्लॉज। तो एस्केप क्लॉज ये बोलता है कि वैसे तो हमारा टारगेट रहना चाहिए 3%, कि हम 3% फिजिकल डेफिसिट को अचीव कर पाए, लेकिन अगर कुछ बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन आती है, जैसे कि कोविड आई थी, तो कुछ मान लो कि लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान से वॉर है, या फिर कुछ भी है ऐसा, तो उस केस में एस्केप क्लॉज को यूज़ करके हम जो 3% का टारगेट है उसको हम रिवाइज करके 3.5% कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है एस्केप क्लॉज। इसको रिकमेंड किया था एनके सिंह की कमेटी ने। तो ये भी आप याद रखना, एस्केप क्लॉज किसने लाया था, तो वो था वो थी एनके सिंह लेड कमिटी, जिन्होंने प्रपोज किया था कि एस्केप क्लॉज को यूज़ करके आप 3.5% इसको कर सकते हो। सॉरी। तो यही कोविड के टाइम पे किया गया। कोविड के टाइम पे टारगेट को रिवाइज कर दिया गया, दैट वाज 3.5%। अब क्या हुआ है कि इस साल, जैसे इस साल का देखो आप, तो इस साल का भी टारगेट है 6 पॉइंट, टारगेट नहीं है, इस साल 6.4% के आसपास रहने का एस्टिमेट है फिजिकल डेफिसिट को। ओके, फर्दर ये बोला गया कि 2025 जो कि इस साल के बजट में फिनांस मिनिस्टर ने बोला कि बाय 2025-26 वी हैव टू ब्रिंग दिस नंबर डाउन टू 4.5%, क्योंकि ये फेज्ड मैनर में ही हो सकता है, राइट। ऐसा नहीं होगा कि एक साल 9.5 है और दूसरे साल 3% हो जाए। करने को गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन इसके नुकसान ज़्यादा हैं। तो ये फेज्ड मैनर में होता है, स्लोली होता है। तो 2025-26 तक ये नंबर 4.5% तक लेके आने की मतलब कि गवर्नमेंट ने ये टारगेट खुद के लिए सेट किया है कि हम ऐसे फेज मैनर में जाएंगे। तो मैंने आपको फिजिकल पॉलिसी समझा दिया, एफआरवीएम एक्ट समझा दिया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो आज के आर्टिकल में जो मेन कंटेंट है उसको मैंने 2 स्लाइड में किया है डिवाइड। तो पहले स्लाइड में आप ये देखोगे कि कौन कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं। तो पहला है फिजिकल कंसोलिडेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने जैसे बताया कि फिजिकल पॉलिसी में, जो फिजिकल पॉलिसी है उसके 2 पार्ट हो गए। पहला हो गया एक्सपेंडिचर, उसके बाद है यहाँ पे आप बोलो रिसीट। रिसीट, ये जो है ना एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था पहले कि रोड्स, डैम्स, कुछ भी अगर कंस्ट्रक्ट करना हो तो वो आएगा एक्सपेंसेस के अंडर, वो आएगा एक्सपेंडिचर के अंडर। रिसीट में क्या हो गया, टैक्स इनकम या फिर नॉन टैक्स इनकम। नॉन टैक्स इनकम, तो यहाँ से रिसीट आ सकती है। और इसमें हम देखते हैं कि एक्सपेंसेस क्या क्या है गवर्नमेंट के। अब फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब ये हो गया कि अगर दोनों में गैप है, मान लो कि दोनों में गैप है, रिसीट और मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया। मान लो एक्सपेंडिचर को हम डिनोट कर रहे हैं ए से, रिसीट को कर रहे हैं बी से, तो अगर ए बी से ज़्यादा है तो उस केस में डेफिसिट होगा, राइट। फिजिकल डेफिसिट होगा। तो वो फिजिकल डेफिसिट अगर किसी ईयर मान लो 5% है, उसको रिड्यूस करके हमने 4% कर दिया, तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे फिजिकल कंसोलिडेशन। मतलब कि जो हमारी फिजिकल डेफिसिट की प्रॉब्लम है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन। अब आर्टिकल में अगर आपने नोटिस किया हो, मैं फिर से आर्टिकल पे आता हूँ। आर्टिकल पे देखो तो यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है फिजिकल कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन का मतलब क्या हो गया, ये बहुत ही एक्सट्रीम केस है फिजिकल कंसोलिडेशन का ही। इसका मतलब ये हो जाता है कि अब ये जो परसेंटेज है इसको कम करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तो ये कि अगर मान लो रिसीट को हम फिक्स रखते हैं अभी, कि हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी इनकम है वो हमारी कम होगी, ठीक है, सॉरी वो हमारी सेम रहेगी। तो उस केस में हमें अपने एक्सपेंडिचर को घटाना होगा, सो दैट ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डेफिसिट है ये कम आए। इसको इसको हमने बोल दिया फिजिकल फिजिकल कंसोलिडेशन, ठीक है। कंप्रेशन ये हो जाता है कि ये नंबर भले परसेंटेज में सेम रहे लेकिन अमाउंट में कम रहे, उसके लिए आपको दोनों अमाउंट को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कि आपने टैक्स को, टैक्स के परसेंटेज को या ब्रैकेट को आपने थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, जिसमें लोगों को टैक्स पहले के मुकाबले कम पे करना है, ठीक है। तो ये अमाउंट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा पहले से। और यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं तो गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंसेस भी घटा सकती है, तो मतलब कि दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। अमाउंट की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा। तो जब दोनों रिड्यूस हो गए तो अब जो इनका डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे फिजिकल
डेफिसिट, जो कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हो सकता है कि सेम रहे या उसी आसपास रहे, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट नंबर की बात करेंगे तो वो हो सकता है इस केस में रिड्यूस हो जाए। तो अब ये कुछ कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू फिजिकल पॉलिसी को मैनेज किया जाता है। सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि बाई 2025 गवर्नमेंट का टारगेट ये था कि 4.5% पे लेके आना है फिजिकल डेफिसिट को। अब एक यहाँ पे बात ये हुई कि इनकम मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है ना कैपेक्स का, अब ये कैपेक्स क्या है, तो इस पे भी एक वीडियो हमारी बन चुकी है, लेकिन मैं बहुत ब्रीफली आपको फिर से बता रहा हूँ कि क्या होता है ये। तो अगर हम बजट को देखें तो बजट दो पार्ट में होता है बटा हुआ। एक को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, दूसरे को बोलते हैं हम रिसीट। ठीक है, ओके। फर्दर अगर हम एक्सपेंडिचर को भी दो पार्ट में बांटे तो एक हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको कि शॉर्ट में कैपेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है वो यही है। ठीक है, पहला हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा हो जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइकवाइज अगर हम रिसीट की बात करें तो पहला हो जाएगा कैपिटल रिसीट और दूसरा हो जाएगा रिवेन्यू रिसीट। तो इन सब में हम किसको किसको करेंगे इंक्लूड? अभी रिसीट को हम छोड़ देते हैं, पहले हम ये समझते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या है। तो गवर्नमेंट जो भी खर्चे करती है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो वो कि जिसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है, वो उसी साल आपको खर्च करना है और उससे आपको फर्दर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी जो सैलरीज हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, मतलब कि वो हर महीने सैलरी जा रही है या फिर हर साल कुछ अमाउंट जा रहा है, तो वो जो उन्होंने काम किया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने जो पूरे महीने भर या पूरे साल भर काम किया है, वो उसके लिए उनको मिल गया, राइट? उस खर्चे से फर्दर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला गवर्नमेंट को। तो जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर होते हैं, शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि खर्चा हो गया एंड वो वहाँ पे बात खत्म हो गई, उससे कोई फर्दर फ़ायदा नहीं मिलने वाला। वहीं पे अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखो तो ये होता है फॉर एसेट क्रिएशन। एसेट क्रिएशन, अब एसेट क्रिएशन का मतलब क्या हो गया, जो मैं दो तीन बार बोल चुका अभी वीडियो में, कि गवर्नमेंट मान लो कोई रोड बनाती है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि रोड अगर इस साल बना है तो रोड का फ़ायदा इसी साल मिलेगा लोगों को, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने रोड बनाई है, तो अच्छी क्वालिटी की मटेरियल्स को यूज़ करके बनाया है, वहाँ पे कोई घपला नहीं हुआ है। तो अगर रोड की लाइफ अच्छी है, बहुत अच्छे से बनाया गया उसको, तो उसके बेनिफिट 5 6 या 10 ईयर्स तक मिलते रहेंगे लोगों को। लाइकवाइज अगर मान लो कोई डैम बना है तो डैम के जो बेनिफिट्स है वो फार्मर्स को 30 से लेके 50 ईयर्स तक आराम से मिलता है। बीच बीच में मेंटेनेंस होती है, ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा लोगों को लंबे टाइम तक मिलता है। तो कोई भी ऐसा खर्च, ठीक है, विच इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग एन एसेट, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट के खर्चे इसीलिए हर साल बढ़ते रहते हैं क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है ही। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर जो मान लो कि गवर्नमेंट ने लोन्स लोन्स ले रखे हैं पहले से, तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है, तो वहाँ पे भी उनको खर्च करना पड़ता है, वो भी आगे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है वो। ठीक है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। अगर ये ना हो तो फिर कंट्री की डेवलपमेंट रुक जाएगी। इसीलिए एक्सपेंडिचर चाह के भी गवर्नमेंट कम नहीं कर पाती है बहुत सारे केसेस में। तो अभी ये जो पूरा आर्टिकल है वो इसी इसी के ऊपर है कि कैसे हमें बैलेंस करना होगा इसको। एनीवे, हम आते हैं वापस। मैंने आपको कैपेक्स का मतलब समझा दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे पहले लिखा हुआ है इनकम मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ कैपेक्स। तो ये अब रोड वाला लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज चलो पहले आप इसकी मीनिंग समझ लो। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एवरी 1 रुपी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट, उसके रिजल्ट में लोगों की इनकम कितने रुपए से बढ़ी है। तो मतलब कि 1 रुपये अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है और लोगों की इनकम 2 रुपये बढ़ गए, ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लायर होगा दैट वुड बी 2। मतलब कि 1 रुपये गवर्नमेंट खर्च कर रही है, लेकिन इससे 2 रुपये की इनकम लोगों की बढ़ गई, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। अभी जो करंट मल्टीप्लायर है दैट इज 2.45। किसके लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में ये इनकम मल्टीप्लायर अभी फिलहाल 2.45 है, एंड दैट इज टाउटेड टू बिकम अराउंड 3.14% बाय द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो अभी 2.45 है, मतलब कि 1 रुपये गवर्नमेंट खर्च कर रही है, तो उसके अगेंस्ट 2.45 रुपी लोगों की इनकम बढ़ जा रही है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब ये होता कैसे तो मैं बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में।
सपोज़ किसी विलेज में जहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ पे व्हीकल्स लेके आना-जाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने रोड बना दिया, ठीक है? बहुत ही कोई रिमोट एरिया है, जहाँ पे पहले रोड नहीं था, कनेक्टिविटी जहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने रोड बना दिया, वहाँ पे खर्चे भी आए होंगे। अब रोड बनने के बाद क्या हुआ कि लोगों के लिए, जो मान लो कि वहाँ पे फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए ये बहुत आसान हो गया कि वो अपने विलेज से जो उनका फार्म प्रोड्यूस है, उसको वो मूव कर पा रहे हैं सिटीज़ में, जो नियर बाई सिटी होगा मान लो, जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो सकता है। तो विलेज से वो अपने सामान को, अपने प्रोड्यूस को सिटीज़ तक लेके आ रहे हैं, वहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो पहले रोड नहीं था, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन इम्पॉसिबल थी। लेकिन रोड बनने के बाद उनके लिए क्या हो गया कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनकी बढ़ गई। वो अपने सामान को शहर में लेके आके बेच सकते हैं, तो इससे उनकी इनकम बढ़ गई। तो हर वो खर्च जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर का होता है, तो उससे लोगों को फ़ायदा होता है, इसलिए गवर्नमेंट इन खर्चों को कम नहीं करती। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो खर्चे हैं उसको रिड्यूस किया हो। इनफैक्ट अगर मैं आपको इस साल का डेटा दूं, तो अराउंड 34-35% ये बढ़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल के मुकाबले इस बार 34-35% बढ़ा है। तो आप देख रहे हो कि ये इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा है। और अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखो, तो आपको ये चीज़ वहाँ पे देखने को भी मिलेगी, ठीक है? वो चाहे एनएलपी हो, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, वो चाहे गति शक्ति हो। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया है कि अब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा बढ़ाना होगा, तभी लोगों की इनकम लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी। अभी शॉर्ट टर्म में 1-2 साल बहुत लोड आएगा, लेकिन आगे आने वालों 4-5 सालों में, 10 सालों में बहुत फ़ायदा होगा इससे। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूँ कि जैसे मैंने बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो मल्टीप्लायर है दैट इज़ 2.45। लेकिन आप अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के मल्टीप्लायर को देखोगे, तो वो 1 से कम होता है। अब 1 से कम क्यों होता है? बहुत बेसिक सा एग्जांपल, कि जैसे मान लो कि कोई फ्रीलांसर है, वो अपना काम कर रहा है, उसको फिर पेमेंट मिलती है, राइट? लेकिन उस पेमेंट पे टीडीएस भी कटता है, राइट? टीडीएस भी कटता है। अ, इसी तरह ऐसा होता है कि जो सैलरीज जाती हैं, तो वो पूरी की पूरी सैलरी को यूज़ नहीं कर पाता, उसमें से उसको बहुत सारा टैक्स भी देना होता है, या फिर कुछ और भी खर्चे हो जाते हैं। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, क्योंकि इसका नेचर बहुत शॉर्ट टर्म है, इसके लिए अगर हम लॉन्ग टर्म इनकम ऐसे जनरेशन की बात करें, तो उसका इम्पैक्ट उस पर बहुत ज़्यादा नहीं आता। मतलब ये आपको 1 से कम मिलेगा, ठीक है? मल्टीप्लायर 1 से कम मिलेगा। इस बार का जो था वो 0.4 से लेके 0.6% के बीच में है। आई मीन पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जब कंप्लीट होता है उसके बाद हम बात कर पाएंगे इस पे। फिर उन्होंने बोला कि जो, मतलब विवेक देबरॉय हैं, उन्होंने बोला कि अभी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा, ये अराउंड 50% जो रिवेन्यू होती है गवर्नमेंट की एवरी ईयर, रिवेन्यू मतलब रिसीट की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो 50% हमारा रिसीट है, सॉरी, जो हमारा रिसीट है उसका 50% हम यूज़ कर दे रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट में। अब ये इंटरेस्ट क्या है? हो सकता है गवर्नमेंट ने बहुत पहले कोई बॉन्ड इशू किया हो, या किसी टाइप का लोन लिया हो, राइट? अब वो लोन के जो इंटरेस्ट होते हैं ना, उसी को पे करने में 50% रेवेन्यू हमारा निकल जा रहा है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है, दैट हैज़ रिड्यूस्ड, मतलब कि हम 50% पैसा ही अब खर्च कर पाएंगे कहीं पे। तो ये बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है, जिसको कि अभी एड्रेस करना पड़ेगा, वरना इसी तरह इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारे बढ़ते जाएंगे, और जो हमारा इफेक्टिव अमाउंट है जो कि हमें खर्च करना है, जैसे कि मैंने बताया कि रोड बनाने बहुत ज़रूरी हैं, डैम्स बनवाने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट में ही अपनी हाफ इनकम स्पेंड कर दे रहे हो, तो आपके पास इफेक्टिव जो अमाउंट है वो बहुत कम बच गया। अब ये प्रॉब्लम कोई आज की नहीं है, जैसे कि एक कभी कभी आपने न्यूज़ में देखा होगा इसको, ठीक है? बहुत पहले की गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे, जिसकी इंटरेस्ट पेमेंट अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है। तो ऐसे ऐसे जो पहले की मिस्टेक्स हैं, या फिर पहले के जो पॉलिसीज़ हैं, उसका भी अभी आपको इम्प्लीकेशन मिलेगा अभी करंट इकोनॉमी पे, और जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो बहुत हद तक इससे लिंक्ड है, ठीक है? देन हम बात करते हैं एसेट सेल की। तो ऑथर ने इसमें ये बताया है कि अब मान लो कि इंटरेस्ट पेमेंट हमें करनी है, तो ये तो हमें करनी ही पड़ेगी, इसको हम डिले नहीं कर सकते, राइट? लेकिन इसके अलावा फिर और क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे कि हमारी इफेक्टिव जो हमारे पास अमाउंट है वो बढ़े, ठीक है? तो उसमें उन्होंने बात की है कि हम एसेट्स को सेल कर सकते हैं, जैसे कि एयर इंडिया को सेल किया गया लास्ट ईयर,
ठीक है। उसी तरह ऐसे जो डिसफंक्शनल बोल लो या फिर जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हो या फिर किसी भी टाइप के एसेट्स हो, तो उसको सेल करके फंड्स रेज किए जा सकते हैं, जिसको कि यूज़ किया जा सकता है डेफिसिट को नैरो डाउन करने में। ठीक है। अब फिर जब एसेट का सेल होता है तो वो किसके अंडर आएगा? तो पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो एसेट की सेल होती है तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, राइट? मान लो कि गवर्नमेंट ने किसी चीज़ को सेल किया है, तो गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, तो वो पार्ट होगा रिसीट का। लेकिन अब रिसीट में भी किसका? कैपिटल का होगा या फिर रेवेन्यू का होगा? तो जब भी कोई एसेट होती है जिसने बहुत लंबे टाइम तक बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं, जिसने कि इनकम जनरेट किया है, अगर उसको सेल करते हैं तो उसकी रिसीट आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, सॉरी कैपिटल रिसीट में आती है। रिवेन्यू रिसीट क्या हो गया? तो रिवेन्यू रिसीट में जैसे मान लो इनकम टैक्स हो गया, या फिर अगर हम बहुत ही ब्रॉड लेवल पे देखें तो डायरेक्ट टैक्स, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, या फिर जो नॉन टैक्स इनकम होती है वो सब अगर आए तो वो हो गया रेवेन्यू रिसीट का पार्ट। लेकिन जब कोई एसेट सेल होती है तो उससे जो इनकम आएगी या फिर रिसीट आएगी उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट। ठीक है। तो जब एसेट सेल होगी तो कैपिटल रिसीट बढ़ेगी। अगर कैपिटल रिसीट बढ़ती है तो गवर्नमेंट अब और ज़्यादा खर्चे कर पाएगी, या फिर जो खर्चे हो चुके हैं जिसके कि इंटरेस्ट को पे करना है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इसको यूज़ कर सकती है। फिर उन्होंने दूसरा तरीका बताया कि अब और हम कैसे इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं, तो वो था रिडक्शन इन सब्सिडीज़। सब्सिडी क्या है? तो सब्सिडी एक ऐसी चीज़ है, मान लो कि कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 100 है, ठीक है? लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये 80 पे बिके मार्केट में। मतलब कि मान लो वो कोई ऐसा सामान हो सकता है जो बहुत एसेंशियल हो, और 100 उसके लिए प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन 100 से नीचे नहीं किया जा सकता, बिकॉज़ मैन्युफैक्चरर्स अगर उसको 100 से नीचे बेचे तो उनको लॉस होगा। ठीक है, या फिर उनका फ़ायदा बहुत कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो उस केस में गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप उस सामान को, आप उस गुड को 80 में बेचो, ठीक है? मैं आपको बाद में 20 पे कर दूँगा। तो आपको जो इफ़ेक्टिवली मिलना मिलना था, आपको उतना ही मिल रहा है, लेकिन जो इसके एंड कंज्यूमर्स हैं, वो फार्मर्स हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकता है। तो फार्मर्स को कम पे करना पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरर्स को उतना ही मिलेगा, 100 ही मिलेगा, लेकिन जो एडिशनल अमाउंट है 20 का, वो देगी गवर्नमेंट। तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको सब्सिडी समझाया है कि क्या होता है ये। तो ऑथर ने ये बोला कि अब हमें सब्सिडीज़ को भी रिड्यूस करना होगा। अगर हमने रिड्यूस नहीं किया तो ये एक तरह से गवर्नमेंट के लिए फिनेंशियल लोड होता है, बर्डन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इनफैक्ट आईएमएफ ने भी बोला है कि आप अपने फिजिकल डेफिसिट को थोड़ा एड्रेस करो, ये बढ़ता जा रहा है, या फिर जो आपने आपने दिया था टारगेट खुद ही 3%, या फिर जो बाद में हो गया था 3.5% थ्रू एस्केप क्लॉज, तो हम उससे भी बहुत, मतलब हमारा भी 6.4% है, राइट? तो अराउंड 3% हम ज़्यादा है अभी, वो हमें कम करना है। तो ये आईएमएफ की एडवाइस थी। तो आज के आर्टिकल में यही था कंटेंट। आई होप कि आज का कंटेंट आपको ठीक लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।